Hello everyone. I welcome all the persons related to teaching and education on my channel Education with SS. मैं डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव अपने इस चैनल के माध्यम से एजुकेशन से जुड़े बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो शेयर कर रही हूँ। आशा है आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और वो है आइडियलिज्म एंड एजुकेशन। आज जो वीडियो में हम लोग समझेंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स इस प्रकार से हैं: टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ आइडियलिज्म, टू अंडरस्टैंड मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी ऑफ आइडियलिज्म, to draw fundamental principles of idealism, and analyze the impact of idealism on various data of education and evaluate the strength and weakness of this ideology. Idealism, etymologically अगर इसका मीनिंग हम देखें तो it is made up of two terms, two words, idea and ism. लेकिन हम लोग इन जनरल कहते हैं आइडियलिज्म, आदर्शवाद, बट इट इज नॉट सो। आदर्शवाद एक सहूलियत के लिए कहा जाने वाला टर्म है। बेसिकली इट इज आइडियाइज्म, आइडियलिज्म, विचारवाद। और जो सबसे पहले जो यूनिवर्स की कंसेप्ट, जो क्रिएशन की जो कंसेप्ट थी, वो दार्शनिक, महान दार्शनिक थेल्स से शुरुआत मानी जाती है 640 टू 550 बीसी के आसपास। एंड देन द रिमार्केबल वर्क इज डन बाय सोक्रेटिस, फॉलोड बाय हिज पीपल Plato, and then followed by Aristotle. So in this way, these three are the main pillar of this ideology. Some other important philosopher in this stream are Descartes, Spinoza, Leibniz, Berkeley, Kant, Hegel, Schelling, Schopenhauer, Nunn, Froebel, and you will listen all these names further in this video. So, to understand any philosophy, we have to go through three pillars or three scope of this of any philosophy. और ये तीन क्षेत्र कौन से हैं? मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी, यानी तत्व ज्ञान और आचार मीमांसा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस दर्शन को, इस फिलोसफी को भी समझने के लिए we have to understand metaphysics of idealism. As according to Socrates, universe is presentation of ideas of divine power. It means something, a divine power is there, ultimate reality is of ideas. So ideas are the superior power. Soul is the part of that superior spirit. This is presentation of monism, one, that is idea. और प्लेटो जो इनके शिष्य हैं, उन्होंने इसी बात को कहा, आइडियाज हैव अ डिवाइन मॉरल अरेंजमेंट इन दिस यूनिवर्स, यानी कि दिव्य नैतिक व्यवस्था है आइडियाज के, विचारों की दिव्य नैतिक व्यवस्था जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जिसमें सोल जो है वो ईश्वर का ही एक अंग है, एक पार्ट है, और वापस इसी विचार जगत में चली जाएगी। फर्दर इसी फिलोसफी में जॉर्ज बर्कले एंड इमैनुअल कांट ने बर्कले ने माइंड को कहा द सुपीरियर ओवर मैटर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द थिंग्स डिपेंड्स ऑन माइंड, मन पर। तो और कांट ने इसको इंटेलेक्ट कहा, इट इज इंटेलेक्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल फिनोमेना ऑफ यूनिवर्स। तो इन्होंने सब्जेक्टिविज्म लेते हुए माइंड एंड इंटेलेक्ट को हाईएस्ट पावर, विचार जहां पर आते हैं उसको हाईएस्ट माना है। एक और मेटाफिजिक्स आती है आइडियलिज्म की, लाइबनीज के द्वारा। ये कहते हैं each and every matter has a free and unique spiritual monads and this whole world is combination of these monads, यानी चिद बिंदुओं से बना है। जो कुछ भी मटेरियल वर्ल्ड है उसी का एक स्पिरिचुअल फॉर्म भी है और उसी से मिलकर बना है। तो बहुतत्ववाद यानी प्लूरलिज्म यहाँ पर दिखाई देता है। इसी को आप हिंदी में समझ सकते हैं, सुकरात है विचारों की अभिव्यक्ति, नैतिक व्यवस्था प्लेटो ने कहा, और आध्यात्मिक चिद बिंदु की बात लाइबनीज करते हैं, बर्कले मन, और कांट ने बुद्धि को जगत प्रपंच का एक कारण माना है। अब हम आते हैं आगे इस दर्शन की एपिस्टेमोलॉजी पे। तो एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा, उसमें प्लेटो की जो क्लासिफिकेशन है ज्ञान का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटो ने इस पूरी जगत में, यूनिवर्स में जितना भी ज्ञान है उसे बेसिकली तीन में बांट दिया है। सो दीज थ्री आर द लेवल्स ऑफ knowledge. Lowest level of knowledge is sensory knowledge, means all that is gained through sense. This is the lowest knowledge and not true. Why not true? This is not true knowledge. क्यों? क्योंकि ये
इस भौतिक जगत का ज्ञान है। और ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, दिस इज पैरिशेबल, नश्वर है, खत्म हो जाएगा, इट इज नॉट इटर्नल। सो जो कुछ भी इटर्नल है वो विचार है, तो विचारों का ज्ञान हाईएस्ट होगा, और जो सेंसरी नॉलेज है वो सब लोएस्ट नॉलेज प्लेटो ने डिफाइन किया। नेक्स्ट लेवल इन्होंने कहा इंटेलेक्ट नॉलेज, यानी जब हम परसेप्शन या हम डायरेक्ट कांटेक्ट टू द थिंग्स से नहीं, कुछ कभी हम सोच के भी कुछ चीजों को समझते हैं, अपनी बुद्धि से अपने इंटेलेक्ट का यूज करते हैं, देन तो इन्फ्रेंस नॉलेज जो है दैट इज little higher knowledge, because it is using intellect, so it is partially true. And the highest level knowledge is reflection knowledge, vivek gyan, chintan jan gyan, that is through reflective thinking. This is the highest and always true. So this hierarchy will depend, will show the curriculum of education. देखते हैं एक्सियोलॉजी ऑफ आइडियलिज्म। किसी भी फिलॉसफी में एक्सियोलॉजी यानी आचार मीमांसा, उसमें आचरण बताती है कैसा हो जीवन। तो आप देखिए, अकॉर्डिंग टू प्लेटो द गोल ऑफ लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन, एंड फॉर दिस सेल्फ रियलाइजेशन प्लेटो हैज गिवन थ्री एब्सोल्यूट वैल्यूज। these are the highest values according to Plato: truth, goodness and beauty. और रॉस ने इन्हें और क्लियर किया है, ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी आर सीन टू बी एब्सोल्यूट, each existing in its own right, entirely desirable in itself. Means ये किसी पर निर्भर नहीं है, they are absolute in themselves. यहाँ पर अगर ट्रुथ प्रेजेंट है तो चीज में गुडनेस होगी, ब्यूटी होगी। अगर गुडनेस है यानी कल्याण है, तो वो ट्रुथ और ब्यूटी भी लिए हुए होगा। और समथिंग इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स फ्रॉम इनर साइड, नॉट आउटर ब्यूटी। सो वो गुडनेस और ट्रुथ के साथ होगा। अगर कोई सच्चा ऐसा है कि जिससे दूसरे का नुकसान हो सकता है, तो वो सच सत्य नहीं है। इनमें तीनों का होना बहुत जरूरी है। अब थ्री हाईएस्ट जो वैल्यूज हैं, ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी, वो चार वर्च्यूज के माध्यम से आती हैं। एंड दीज वर्च्यूज आर पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल, नॉलेज एंड जस्टिस, यानी कि धैर्य, संयम, ज्ञान और न्याय। देखते हैं एक्सियोलॉजी, जिसमें कि प्लेटो बता रहे हैं आत्मानुभूति अंतिम ज्ञान है, मूल्य तीन असत्यम शिवम सुंदरम है, जिनकी प्राप्ति चार गुणों के माध्यम से होगी: धैर्य, संयम, ज्ञान और न्याय। और रॉस ने जो स्टेटमेंट कहा उसका ये हिंदी वर्जन है: सत्यम शिवम सुंदरम निरपेक्ष गुण है, जिनमें प्रत्येक अपनी आवश्यकता के कारण उपस्थित है और प्रत्येक अपने आप में पूर्ण वांछनीय है। स्टेला वी हैंडरसन ने अब इस मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी को तीनों को एक डेफिनेशन में बांध दिया है। और उसमें देखिए जो हाइलाइटेड पॉइंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आइडियलिज्म emphasizes the spiritual side of man, because idealist spiritual values are the most important aspect of man and life. Metaphysical idealist would believe that man's finite mind, finite means जो इस भौतिक जगत का, this is finite mind, springs from infinite mind, विचारों से आता है। That the both individual and world are expression of intelligence, and material world is to be explained by mental, यानी कि टोटल अगर हम देखें तो विचारों की सत्ता को जो मानता है दर्शन, वही विचारवाद कहलाता है। देखिए, अब इस पूरी एक्सियोलॉजी से हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, मेटाफिजिक्स कहता है अल्टीमेट रियलिटी गॉड, यानी कि यूनिवर्स इज एक्सप्रेशन ऑफ गॉड, गॉड इज सुपीरियर स्पिरिट, सोल इज पार्ट ऑफ इट, एंड ह्यूमन इज द हाईएस्ट क्रिएचर, क्रिएशन ऑफ गॉड, एंड द गोल ऑफ लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन एंड थ्रू स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। एंड फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हाईएस्ट वैल्यूज का डेवलपमेंट जरूरी है: ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी। And these highest values are developed through highest moral values or moral virtues, and these are self-control, patience, knowledge and justice. And one thing more जो इस philosophy की most important thing है, देखिए, state is the highest authority. तो हमें according to the society, according to the state, the need of states will decide to how a person should live. ये विचारवाद के मूल सिद्धांत हिंदी में। देखिए, हमारी इस पूरी जो मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी है, बेसिकली मेटाफिजिक्स को अगर फोकस करें तो देयर आर फॉर्म्स ऑफ आइडियलिज्म, देयर आर बेसिकली 4 फॉर्म्स ऑफ आइडियलिज्म।
प्लेटो और सोक्रेटिस जो है वो इसे मोनिज्म या मॉरलिस्टिक आइडियलिज्म कहते हैं, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म, मॉरलिस्टिक, बिकॉज ये मॉरल अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज को फोकस करते हैं। सो दिस इज मॉनिज्म। लाइबनीज जैसा आपने देखा, उन्होंने प्लूरलिस्टिक आइडियलिज्म दिया है, बहुतत्ववादी, और जिसमें ईच मैटर इज मेड अप ऑफ सेवरल स्पिरिचुअल मोनड्स, उन सबका एक स्पिरिचुअल फॉर्म भी होता है, तो ये प्लूरलिज्म है। नेक्स्ट देखिए आप हीगल, इन्होंने डुअलिज्म दिया, यानी कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बताया मैटर और इंटेलेक्ट और माइंड का, तो ये आगे फर्दर डेवलपमेंट हुआ है इस आइडियोलॉजी में। एंड एक और जो कांट और बर्कले ने, जो पहले भी बात हमने यहाँ पर समझी थी, एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर इज ड्यू टू माइंड, जो कि कहते हैं बर्कले, और कांट कहते हैं ड्यू टू इंटेलेक्ट, तो ये भी मोनिज्म को फॉलो करते हैं। तो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ आइडियलिज्म, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ आइडियलिज्म एक्सप्लेन इन हिंदी। अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं। आइडियलिज्म की डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू प्लेटो, education consists in giving to the body and soul all the perfection of which they are susceptible, यानी जिसके वो योग्य है वो परफेक्शन देना। यहाँ पर सोल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सभी जगह आएगा। यू कैन सी हार्वर्ड ने क्या कहा, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अटेनिंग वर्च्यूज एंड मॉरलिटी। जैसा कि सोक्रेटिस कहते थे, नॉलेज इज वर्च्यू, यानी कि ज्ञान ही सद्गुण है। इसी प्रकार से हार्वर्ड भी मॉरलिटी को ही, मॉरलिटी की डेवलपमेंट को ही एजुकेशन मानते हैं। महात्मा गांधी, उन्होंने कहा कि बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मेंस बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, यानी कि शरीर, मन और आत्मा का पूर्ण विकास। और एरिस्टोटल, उन्होंने कहा एजुकेशन इज क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड एंड अ साउंड बॉडी। एरिस्टोटल के टाइम तक हमारा आइडियलिज्म जो है वो मटेरियल वर्ड को भी एम्फसाइज करने लगा था, उसको महत्व देने लगा था, और इसीलिए ये मटेरियल वर्ड के साथ साथ जो विचार जगत है उसको मानते हैं। तो इन्होंने साउंड माइंड, साउंड बॉडी दोनों की बात की। और फ्रॉबल के अनुसार एजुकेशन इज द प्रोसेस बाय विच चाइल्ड मेक्स इट्स इंटरनल एक्सटर्नल। ये सारी डेफिनेशन हिंदी में है, जिनको कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन। इस किसी भी दर्शन में एम्स ऑफ एजुकेशन आते हैं उसकी मेटाफिजिक्स से, जो कि उसकी लाइफ गोल से रिलेटेड होते हैं। जो भी उद्देश्य जीवन के होते हैं वही शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। यहाँ पर जब एम्स ऑफ एजुकेशन डिसाइड करते हैं तो ह्यूमन पर्सनालिटी में 4 शीट माना जाता है कि ये 4 शीट से बनी हुई पर्सनालिटी होती है। द आउटर मोस्ट शीट, यानी जो लेयर है वो है नेचुरल सेल्फ की, प्राकृतिक स्व। तो ये नेचुरल सेल्फ के लिए हमें फिजिकल डेवलपमेंट करना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। द नेक्स्ट शीट इज सोशल सेल्फ, यानी कि सामाजिक स्व, तो उसे सोशल डेवलपमेंट करना चाहिए, और जिसमें जुड़े हुए हैं और भी कल्चरल डेवलपमेंट, सिटीजनशिप डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, ये सारे होने चाहिए। फिर मेंटल सेल्फ है, जिसमें कि मानसिक स्व के अंदर आता है कि उसका इंडिविजुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, स्किल डेवलपमेंट, सारा कुछ मेंटल डेवलपमेंट उसके अंतर्गत निहित हो जाता है। एंड लास्ट शीट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आइडियलिज्म में, दैट इज स्पिरिचुअल सेल्फ। ये मानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं, आध्यात्मिक सेल्फ होता है, अंतरात्मा होती है, आत्मा होती है, तो उसका डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। और उसके डेवलपमेंट के लिए उद्देश्य कैरेक्टर डेवलपमेंट, हायर वैल्यूज जैसे कि ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी, वर्च्यूज का डेवलपमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड रियलाइजेशन, ये सारे शिक्षा के उद्देश्य होंगे। ये जो एम्स हैं शिक्षा के उद्देश्य, इनको आप यहाँ देख सकते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, और इन्हीं सब में अलग अलग जो एम्स हैं वो सब निहित होते हैं। देखिए, अगर हम आइडियलिज्म से करिकुलम को निकालना चाहें या प्राप्त करना चाहें कि व्हाट विल बी द करिकुलम अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, तो हमें जो एपिस्टेमोलॉजी के क्वेश्चंस हैं उनसे हमें पता चलता है करिकुलम कौन सा ज्ञान सत्य है। तो सीधी सी बात है, प्लेटो ने तो इंद्रिय जन ज्ञान को नीचे और जो रिफ्लेक्टिव लेवल थिंकिंग है उसको हाईएस्ट मान लिया। तो यहाँ पर प्लेटो ने ह्यूमन एक्टिविटीज को देखिए 3 में बांट दिया है।
इन तीन में इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज हैं जो कि लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री और इन सब के मैथमेटिक्स के माध्यम से बढ़ेंगी। एस्थेटिक जो एक्टिविटीज हैं उनमें वो आर्ट, म्यूजिक, पोएट्री इन सबको लेते हैं। और मॉरल एक्टिविटीज भी होती है जिसके अंदर वो रिलीजन, इथिक्स, स्पिरिचुअलिटी इन सबको लेकर चलते हैं। एक और फिलोसोफर रहे हैं रॉस, उन्होंने इन सब चीजों को दो में ही बांट दिया। उन्होंने कहा यहाँ कहीं फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। आप देखिए तो रॉस ने कहा कि फिजिकल एक्टिविटी मान लो जो कि वो इंद्रिय जन ज्ञान जो कि जीवन जीने के लिए भी जरूरी है, और ये सारी इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक, मॉरल ये सब तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है, इनके अंदर इन्हें शामिल कर देते हैं। तो देख लीजिए पाठ्यक्रम क्या बनेगा। मोर इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट होंगे वो हाईएस्ट वैल्यू जिन्हें हम सत्य ज्ञान मानते हैं वो वाली हो जाएंगी, जो कि है हमारे विचार जगत का ज्ञान, जिसमें लिटरेचर, लैंग्वेज, हिस्ट्री, मैथ्स, इथिक्स, लॉजिक्स, एस्थेटिक्स, आर्ट, म्यूजिक ये मोर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स रहेंगे। और जो लेस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो क्या रहेंगे, फिजिकल और सेंसरी नॉलेज। जितने भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम सेंसेस के थ्रू जान सकते हैं वो सब हमारे लेस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स इस आइडियलिज्म के अनुसार बनेंगे। नेक्स्ट देखिए विधियां। तो विधियों में सबसे पहले जरूरी है भारतीय परिप्रेक्ष्य में विधियों को समझना। एक्चुअली भारत में भी इसी जैसा दर्शन रहा है, नॉट एग्जैक्टली सेम एज आइडियलिज्म, विचारवाद, बट सिमिलर। तो यहाँ पर एक अथर्ववेद की सूक्ति है, आप देखिए, वाचस्पते देवंस है और वसोस्पते निरमयः। तो बहुत ही सुंदर ये सूक्ति है। इनका मीनिंग कितना सुंदर है आप देखिए। अ टीचर शुड टीच विद अ डिवाइन माइंड। वाचस्पते देवंस है, डिवाइन माइंड। What do you mean by this divine mind? This divine means that the mental state of a teacher should be very pure, unbiased, and willing to do the welfare of the pupil. और दूसरी बात, वसोस पते नि रमयः मीन्स पढ़ते पढ़ाते समय जो रमणीयता है वो बनी रहे। Mental state of people should be very happy, full of zeal, enthusiasm, and interest should remain throughout the teaching and bring success in that. आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक गुरु अपने शिष्य को पूरे दिव्य मन के साथ में आशीर्वाद देते हुए, उसको ब्लेस करते हुए शिक्षा देने की बात कर रहा है। दैट इज एजुकेशन, टीचिंग ऑफ मेथड अकॉर्डिंग टू इंडियन पर्सपेक्टिव। Now we can see that how Socrates, Plato, Hegel, etc. has given so many methods. Basically उसमें dialectic method given by Socrates and developed by Plato also, very important topic है, teaching method है ये। and question answer, discussion, questioning, Hegel की logical method and Aristotle inductive deductive। inductive deductive Aristotle ने start किया था। this was the starting of science also. Aristotle is also called the father of science. तो इसका डेवलपमेंट एज अ टीचिंग मेथड बेकन ने किया है, बट स्टार्टिंग वाज बाय एरिस्टोटल। स्टोरी टेलिंग मेथड, इंस्ट्रक्शन मेथड एंड प्रैक्टिस एंड रिपीटिशन। पेस्टोलॉजी जो बेसिकली नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी से भी जुड़े हैं, बट वो आइडियलिज्म को भी मानते हैं। तो ये उन्होंने प्रैक्टिस रिपीटिशन को, जो कि एक भौतिकवादी दर्शन की स्टार्टिंग है, वो भी इन्होंने शामिल कर लिया। यहाँ पर हमें बहुत जरूरी है डायलेक्टिक मेथड को समझना। तो आगे देखते हैं। This is dialectic method by Socrates. Suppose there are two person. एक के एक कंसेप्ट क्लियर है और वो दूसरे को उस कंसेप्ट, उस फिनोमिना को समझाना चाहता है, तो डायरेक्टली यूं बता दिया कि भाई ये कंसेप्ट है, समझ लो। तो दिस इज नॉट सो, ऐसा नहीं करना चाहिए। सोक्रेटिस ने कहा कि कंसेप्ट ऑफ फिनोमिना को हमें क्वेश्चंस में ब्रेक कर देना चाहिए। देयर शुड बी सम क्वेश्चंस, और व्हेन देयर विल बी सम क्वेश्चन तो आर्गुमेंट आएगा। पर्सन, किसी भी इंसान के मन में आर्गुमेंट आएगा, देन आर्गुमेंट, then again question, breaking the question, and then again argument until we reach to the right concept or the phenomena. और ये डायलेक्ट तब तक चलता रहेगा जब तक कि राइट फिनोमिना तक नहीं पहुंच जाते हैं। सिमिलरली हीगल ने एक और डिफरेंट मेथड दिया। इन्होंने कहा एक द्वंद्व चलता है, एक कंसेप्ट जो कि मन में आया, विचार, थीसिस, उसी को कोई यूं ही फॉलो तो नहीं कर लेता, उसके अगेंस्ट कोई माइंड में विचार आता है, तो वो एंटीथीसिस है। और माइंड तब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता जबकि इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम या सिंथेसिस क्रिएट ना हो जाए। तो सिंथेसिस क्रिएट हो गई, देन अगेन सम आइडियाज और सम नेगेटिव और सम एंटीथीसिस
comes in mind. So antithesis, then again thesis, फिर antithesis, again thesis, synthesis, and in this way, antithesis and synthesis of ideas, we can develop the final concept or the synthesized means जो real concept है, जो real meaning है phenomena का, जो भी concept समझाना चाहते हैं, जब तक वो ना पहुंच जाए तब तक हम मन में उठने वाले हर एंटीथेसिस यानी कि हर विचार को, हर क्वेश्चन को, हर क्वेरी को शांत करें, एक इक्विलिब्रियम लाएं, और फिर क्वेरी आए तो फिर इक्विलिब्रियम लाएं, तब तक चलाएं इस प्रोसेस को, डायलेक्टिक मेथड को, जब तक कि वो बिल्कुल क्लियर ना हो जाए. दिस इज द डायलेक्टिक मेथड अकॉर्डिंग टू हीथर. देखिए बटलर ने कहा आइडियलिस्ट कंसीडर्स themselves creators and determiner of methods, not devotee of some one method. तो कोई एक मेथड लेकर आइडियलिस्टिक फिलोसफर नहीं चलता है. अनुशासन देखते हैं. इस आइडियोलॉजी में हार्ड कंट्रोल ओवर सेंसेस, हार्ड रूल्स ऑफ लाइफ, इनको माना जाता है अनुशासित होने के लिए. जो अनुशासन, जो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है उसे याद रखना, दैट इज इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन, यानी कि प्रभावात्मक अनुशासन थ्रू कंट्रोल एंड सिंपैथी. देखिए फ्रॉबल ने कहा कंट्रोल ओवर द चाइल्ड वाज सो एक्सरसाइज्ड थ्रू अ नॉलेज ऑफ हिज इंटरेस्ट एंड बाय एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड सिंपैथी. तो सहानुभूति के साथ उसको प्यार से कंट्रोल किया जाए और टीचर की पर्सनालिटी ऐसी बने कि उनका प्रभाव बच्चों पर पड़े और वो अनुशासित हो. देखिए बड़ी अच्छी बात ये कि इट इज वेरी इजी टू कॉन्कर बॉडी बट टू कॉन्कर माइंड इज अ ग्रेट डिफिकल्टी. इंद्रिय जयस्य मूलम विनया, यानी इफ यू वांट टू कॉन्कर योर सेंसेस, बी डिसिप्लिन्ड. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस फिलॉसफी. समझते हैं इस फिलॉसफी में टीचर टॉट रिलेशन कैसा है. बेसिकली फ्रॉबल ने जैसा कहा कि चाइल्ड इज लाइक अ प्लांट एंड टीचर इज लाइक अ गार्डनर. मीन्स जो एक जैसे एक गार्डनर अपने प्लांट्स को एक अच्छी तरीके से देखभाल करता है, रख रखाव करता है, ऐसे ही एक टीचर अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो पीपल हैं, उनका रख रखाव करता है, उनको संभालता है. रॉस ने कहा नेचुरलिस्ट मे बी कंटेंटेड with briars, but not idealists want fine roses. यानी कि प्राकृतिक जो प्रकृतिवाद है वो जंगली गुलाब से संतुष्ट हो सकता है, लेकिन आदर्शवाद को तो सुंदर सुविकसित गुलाब की इच्छा होती है. तो ये सुविकसित गुलाब की इच्छा रखने वाला जो दर्शन है वो आदर्शवाद है. इस दर्शन में प्यूपिल क्या है. देखिए प्यूपिल इज मेंट फॉर एजुकेशन. एजुकेशन इज नॉट मेंट फॉर प्यूपिल. यहाँ पर शिक्षा शिक्षार्थी के लिए नहीं है, बल्कि शिक्षार्थी शिक्षा के लिए. शिक्षा तो अपने आप में एब्सोल्यूट है, उसके लिए स्टूडेंट को तैयार होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म. और स्कूल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहाँ पर कि बच्चे डिसिप्लिन रहकर सीखते हैं. अदर एस्पेक्ट्स में देखें तो विमेन एजुकेशन, मास एजुकेशन, these are less considered in this ideology. हैं इवैल्यूएशन की ओर. तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हायर वैल्यूज, एम्स, जो लाइफ के एम्स हैं, एजुकेशन के एम हैं वो बहुत हायर हैं, बहुत अच्छे हैं, मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की तरफ ले जाते हैं. एंड करिकुलम जो सारे एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करता है, फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों आ जाते हैं इसमें. Some teaching methods are still adopted by reflective level thinking is adopted in higher level understanding, and role of teacher is most important in this process. But the weak point देखिए स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकल लाइफ से ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है. दूसरी बात मैंने वहां भी बताया था, चाइल्ड इज फॉर एजुकेशन इज नॉट एक्सेप्टेड इन टुडे साइकोलॉजिकल सेटिंग्स, जो कि बदल चुकी हैं. इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन इज आल्सो क्रिटिसाइज्ड. तो इस अनुशासन, इस पूरे अगर हम फिलोसफी में देखें तो टीचर का प्लेस थोड़ा ज्यादा ही हाई कर दिया है और टॉट को बहुत ही नीचे कर दिया है. दिस इज द वीक पॉइंट ऑफ दिस आइडियोलॉजी. चलिए चेक करें अपनी नॉलेज, क्या सीखा आज. देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस इसमें बनते हैं. फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म एंड एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ आइडियलिज्म ऑन एजुकेशन. वेरी सिंपल टू आंसर. What do you understand by idealism? Various forms of idealism and critically evaluate in present scenario. Types of knowledge according to Plato, steps of realization, universal values, and 4 virtues of attaining universal values. These are the long and short questions.
ये वेरी शॉर्ट आंसर भी इसमें बहुत सारे बनते हैं, जैसे कि विच एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज मोस्ट एम्फसाइज्ड इन आइडियलिज्म, थ्री टाइप्स ऑफ नॉलेज कौन से हैं, व्हाट आर द मेन एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन अकॉर्डिंग टू रॉस, who said that idealists consider themselves as creator of methods, absolute values according to idealism, important virtues in life, and what type of discipline is favored by idealism, and who said that naturalists may be contented with briars, but idealists want fine roses. So you can see, you can do all these questions. So it's time to celebrate your learning. ये रेफरेंसेस हैं जिसके माध्यम से मैंने इस कंटेंट को तैयार किया। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे फीडबैक भी दीजिए, जिससे कि मैं आगे भी वीडियो आपके लिए तैयार करूं और उन्हें ठीक भी करती रहूं। अगर कोई कमी है तो आप जरूर बताइए।